कल हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का अध्ययन किया था, जिसमें ये बात बताई थी कि शासन की जो 3 अंग हैं उनके वह पृथक पृथक होने चाहिए, उनके कार्य संपादन पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा होने चाहिए, वरना व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को खतरा पैदा हो जाता है। अब हम शासन व्यवस्था के उन रूपों के बारे में पढ़ेंगे जिनका संबंध शासन की संरचनाओं के आपसी संबंधों की वजह से अलग अलग होता है। मैंने आपको कल ये बताया था कि शासन के 3 अंग माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। अब शासन, मॉन्टेस्क्यू का मत था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों को पृथक पृथक होना चाहिए और उसको पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा संपादित करना चाहिए। अब सामान्यतः ये बात मानी जाती है कि न्यायपालिका को तो प्रथम और स्वतंत्र विभाग के रूप में ही कार्य करना चाहिए। लगभग सभी लोकतांत्रिक और उदार देशों में न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय के रूप में विद्यमान है। लेकिन अगर हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर अगर शासन व्यवस्थाओं की तुलना करें तो 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हम देखते हैं। एक है संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और दोनों में अंतर इस बात का है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंध किस रूप में कार्यरत होते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका, जिस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वह व्यवस्था संसदात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानी जाती है। और जिस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के अंतर के कारण ही शासन के 2 रूप सामने आते हैं। एक है संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब दुनिया के देशों में अगर हम निर्णय करें तो संसदात्मक शासन प्रणाली इंग्लैंड और भारत में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो मूल देश माना जाता है वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका माना जाता है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई और संसदात्मक शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन की संसदात्मक शासन व्यवस्था को देखकर ही भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। और ब्रिटेन संसदीय शासन का मूल देश रहा है, बल्कि ब्रिटेन की संसद को दुनिया की सभी संसदों की जननी माना जाता है। तो हमने अपना औपनिवेशिक जो आधार था या औपनिवेशिक अनुभव था, औपनिवेशिक काल का अनुभव, साथ ही कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने देश में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब संसदात्मक शासन प्रणाली के और गुण क्या हैं? तो ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में जो बात है, मोटी मोटी जिन दोनों देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, उन दोनों देशों में मोटी मोटी समानताएं क्या है या संसदात्मक शासन प्रणाली के मूलभूत गुण क्या है। तो पहली जो विशेषता समझ में निकल के सामने आती है संसदात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में, कि संसदात्मक शासन प्रणाली में नाममात्र और वास्तविक शासन का अंतर पाया जाता है। नाममात्र और वास्तविक शासन का अंतर का मतलब ये है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन व्यवस्था किसी व्यक्ति के नाम से चलती है, लेकिन वो नाममात्र का शासक होता है, जबकि वास्तविक शासक कोई दूसरा होता है। अब इसी संदर्भ में
भारत और इंग्लैंड का अगर हम उदाहरण दें कि भारत में नाम मात्र का जो शासक है वे राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा या रानी है, और वास्तविक जो शासक है वो भारत में भी प्रधानमंत्री है और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री है। तो ये भेद सिर्फ संसदात्मक शासन प्रणालियों में ही पाया जाता है कि वहां नाम मात्र और वास्तविक शासकों का भेद हुए, जहां नाम संघ की सारे जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं और राष्ट्रपति के मोहर से ही किए जाते हैं, हस्ताक्षर और मोहर। लेकिन वास्तविक काम करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का जो भेद है वह संसदात्मक शासन प्रणालियों का मूल तत्व है, और यही वजह है कि ब्रिटेन में राजा हो या भारत में राष्ट्रपति हो, ये नाम मात्र के शासक हैं, यानी सारा शासन इनके नाम से चलता जरूर है लेकिन शासन को ये लोग नहीं चलाते। शासन चलाने के लिए जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। अगर और इसी संदर्भ में एक और तथ्य हम देखें कि ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन प्रणाली का धीरे धीरे विकास हुआ। वहाँ राजा की शक्तियाँ कम होती गई और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ बढ़ती गई। तो लंबे अनुभव में या लंबे विकास क्रम में राष्ट्रपति एक राजा या रानी एक नाम मात्र का शासक बन के रह गया और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद एक वास्तविक कार्यपालिका बनकर उभरी। इसके पीछे कई सहयोग और कई विवेक के तत्व शामिल रहे हैं, लेकिन मूल तत्व ये है कि एक लंबे विकास क्रम में राजा की शक्तियां कम हुई, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की शक्तियां बढ़ती चली गई। क्योंकि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई और हमारे देश में एक आज़ादी से पहले एक संसदीय प्रजातंत्र का श्री गणेश राज्यों और केंद्र के स्तर पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने कर दिया था, तो हमें यही व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त लगी। साथ ही साथ हम कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना चाहते थे, इस वजह से, और उसका दिन प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना चाहते थे। इस वजह से ये आवश्यकता महसूस हुई कि भारत की जो परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में संसदात्मक शासन प्रणाली ही सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि एक ये निर्धारित करती है कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व को, कि जैसे मैंने आपको कहा कि संसदात्मक शासन प्रणाली का मूल तत्व ही यही है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा, हमें एक औपनिवेशिक अनुभव भी था कि हम इस व्यवस्था ब्रिटिश राज में इसी संसदीय प्रजातंत्र की नींव पड़ चुकी थी, तो हमें लगता था कि हम इसी शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला पाएंगे। अगर इसके विपरीत हम संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नाम मात्र और वास्तविक शासक का अंतर नहीं पाया जाता। वहाँ राष्ट्रपति है जो वास्तविक शासक भी है और उसके नाम से देश का शासन चलता है, और वह ही सभी संघ के मुद्दों पर या संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में सबसे प्रधान है और वास्तविक शासक है। वहाँ ऐसा नहीं है कि निर्णय राष्ट्रपति या राष्ट्रपति रबर की मोहर है या उसका कार्यकाल किसी दूसरे द्वारा व्यक्ति या दूसरे पदाधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ नाम मात्र एमडी की संवैधानिक व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक शासक का भेद नहीं पाया जाता। ये संसदात्मक प्रजातंत्रों की ही विशेषता पाई जाती है कि वहाँ नाम मात्र और वास्तविक शासक का भेद है। अमेरिकन क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का कोई भेद नहीं होता। वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है जो शासन करती है और जिसके निर्देशों पर कार्यपालिका संपूर्ण रूप में जिसके अधीन रह के कार्य करती है। तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में यह अंतर बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहाँ संसदात्मक व्यवस्था में दो तरह के
कार्यपालिका के प्रधान पाए जाते हैं, नाम मात्र वास्तविक। वहीं दूसरी ओर अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका नाम मात्र वास्तविक नहीं होती, वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है जो वास्तविक रूप से कार्य करती है नाम। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है।